हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 15 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, पीएम रीचेज आउट टू फार्मर्स, इन्वोक्स चरण सिंह। अब उत्तर प्रदेश में जल्द ही असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की जो जाट कम्युनिटी है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, जो भी 3 फार्म लॉज है उनके अगेंस्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस कम्युनिटी से रीच करने की कोशिश की है और साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बताया कि सेंटर कैसे कोशिश कर रहा है स्मॉल फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए। तो एड्रेसिंग अ फंक्शन आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर जाट किंग एंड फ्रीडम फाइटर राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, इस बारे में बातचीत हुई। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला कि सेंटर ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली पे किए हैं स्मॉल फार्मर्स को पैंडेमिक के दौरान, और इसमें से जो 25,000 करोड़ फार्मर्स है वो उत्तर प्रदेश के हैं। हर 10 में से लगभग 8 फार्मर्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल फार्मर्स है। स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से कम है। दैट्स वाई इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंटिन्यूस एफर्ट कि कैसे वो स्मॉल फार्मर्स को एम्पावर करे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मोदी ऑल्सो इन्वोक्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड जाट लीडर चौधरी चरण सिंह। जैसे कि जो चौधरी चरण सिंह जी केयर फॉर द स्मॉल फार्मर्स, वैसे ही अभी भी सेंटर कोशिश करिए कि ऐसे स्मॉल फार्मर्स को एम्पावर किया जाए। तो यहाँ पर सेंटर की पॉलिसीज़ उन्होंने बताई जो कि स्मॉल फार्मर्स को एम्पावर करिए, जैसे कि एमएसपी, क्रॉप इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन स्कीम। तो ये सारी स्कीम्स हैं जो कि स्मॉल फार्मर्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं। सम पाक इंटरेस्ट इन कन्फ्लिक्ट विद द यूएस विल कंसीडर ट्राइज ब्लिंकन। तो यहाँ पर यूएस अब फाइनली एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान जो है वो सेफ हार्बर बना हुआ है टेररिस्ट को लेकर। तो पाकिस्तान हैज़ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान इंक्लूडिंग सम दैट आर इन कन्फ्लिक्ट ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पर अब यूनाइटेड स्टेट्स को समझ आ गया जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, वो कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं जो यूएस के साथ कन्फ्लिक्ट में हैं। तो द यूएस, ब्लिंकन सेड, विल बी लुकिंग एट इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, और वो ये भी देखेंगे जो पाकिस्तान को उन्होंने मेजर नॉन नेटो एलाय का स्टेटस दे रखा है वो पाकिस्तान डिजर्व करता है या नहीं करता है। तो हिज स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज पाकिस्तान हैज ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान। जैसे कि जो आईएसआई बैक्ड हक्कानी नेटवर्क है उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल रखी है, जो भी तालिबान का कैबिनेट है उसमें। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वैसे भी एंगर का सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से अफगानिस्तान से उन्होंने बाहर निकले हैं, रिट्रीट किया है। यहाँ पर ब्लिंकन ने ये बात बोली जो पाकिस्तान वो कितना धोखेबाज है। तो ब्लिंकन स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट क्योंकि जो आईएसआई है उसको काफ़ी लेवरेज मिली हुई है अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर यूएस को फाइनली समझ आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो क्या करता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है अक्यूज बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट वाज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड टू रिफ्यूज बेल, कि अगर किसी अक्यूज ने सिर्फ प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है तो उस बेसिस पे उसे बेल नहीं ग्रांट की जाए, तो ये बात तो नहीं मानती है कोर्ट। लेकिन अगर किसी ने उसी मॉब में स्टोन पेल्टिंग करने की कोशिश की है तो उसके ऊपर मर्डर चार्ज भी हो सकता है। तो द कोर्ट इन सेपरेट ऑर्डर्स ऑब्जर्व दैट एन अक्यूज बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट वाज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड टू रिफ्यूज बेल बट एन ओवर्ट एक्ट ऑफ स्टोन पेल्टिंग, अगर स्टोन पेल्टिंग कोई मॉब में करता है तो ये जस्टिफाई करता है इन्वोकेशन ऑफ मर्डर चार्ज अगेंस्ट समबडी हु इज नॉट मेयरली अ क्यूरियस ऑनलुकर, क्योंकि वो सिर्फ ऑनलुकर तो नहीं, अगर वो प्रोटेस्ट में किसी के ऊपर स्टोन पेल्टिंग कर रहा है तो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बीजेपी की पॉलिसी बताई गई है कि बीजेपी पहले क्या कर रही थी। पिछले कुछ सालों में जो बीजेपी थी वो डोमिनेंट कास्ट से चीफ मिनिस्टर्स ना लाकर नॉन डोमिनेट कास्ट से चीफ मिनिस्टर ला रही थी, लेकिन बीजेपी ने जल्द ही अपने जो भी ये चीफ मिनिस्टर्स चेंज किए हैं वो फिर से डोमिनेंट कास्ट के फेस को ही लेकर आ रही। तो हैविंग वंस पॉइंटेडली चूजन लीडर्स फ्रॉम नॉन डोमिनेंट कास्ट इन स्टेट्स एज द चीफ मिनिस्टर, द बीजेपी अपीयर्स टू हैव हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। तो उनका दिल बदल गया ऐसा लग रहा। अहेड ऑफ सेवरल असेंबली इलेक्शंस इट हैज ब्रॉट इन न्यू सीएम्स इन रीसेंट डेज हु ह्यू टू द सेफ टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी। तो बीजेपी वापस अपनी पहले की स्ट्रैटेजी पे जा रही है जो कि कास्ट बैलेंसिंग कर रही है। तो उत्तराखंड और कर्नाटक के बाद हमें गुजरात में भी एक पट्टीदार कम्युनिटी से ही मिला है, बोइंग टू अ लॉन्ग स्टैंडिंग कम्युनिटी ऑफ द डोमिनेंट कम्युनिटी इन प्लेस ऑफ विजय रूपानी। तो इससे पहले जो विजय रूपानी थे वो जैन थे, लेकिन उसके बाद अब वापस बीजेपी गुजरात में भी पट्टीदार कम्युनिटी का फेस का ही सीएम लेकर आई है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर खैर वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। अब हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एपेक्स कोर्ट ने ये बात फिर से रीइटरेट की है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है, ना कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट वुड मीन रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड नॉट सिंपल इम्प्रिजनमेंट। आगे चलते हैं। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे ईज ऑफ डेमोक्रेसी, तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में कैसे नीचे जाते जा रहे हैं। तो पास्ट फ्यू ईयर्स हैव अपेरेंटली नॉट बीन गुड टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो पिछले कुछ सालों में इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अच्छे साल नहीं रहे हैं। इंडिया की डेमोक्रेसी जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत पुअरली परफॉर्म किया है जो भी ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट होती हैं।
जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स है 2021 की, उसने इंडिया को लगभग 4 पॉइंट्स नीचे कर दिया है। हमारा स्कोर 71 हो गया 67 से, और कंट्री जो हमारा फ्री होता था अब वो पार्शली फ्री हो गया इस इंडेक्स में। इसके अलावा जो वीडेम है, स्वीडन का वर्ल्ड रेनाउंड थिंक टैंक है, उन्होंने इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में डाल दिया कि हमें डेमोक्रेसी माना ही नहीं, उन्होंने बोल दिया इंडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। इसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने भी हमें रिपोर्ट में काफ़ी गंदी पोजीशन दी, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसके डेटा को चैलेंज भी किया कि आप ये डेटा कहाँ से कलेक्ट करो, आपने कैसे इंडिया की पोजीशन डाउन कर दी। तो ऑल दीज रेप्यूटेड एजेंसीज पॉइंट टू सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। अब इंडिया की परफॉर्मेंस क्यों डिक्लाइन हो रही है? तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है जो कंट्री है वहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कैसे प्रेशर बनाया जा रहा है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सिविल राइट्स ग्रुप के ऊपर, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट है उनको डराया धमकाया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको लगातार टारगेट किया जाता है, हेट और पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एजेंसीज जैसी जो संस्थाएं हैं उनको भी अपनी एक्टिविटीज़ बंद करके इंडिया को छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो काफ़ी वरिंग ट्रेंड है कि कैसे गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अपना क्रैकडाउन कर रही है। और स्टैटिस्टिक्स से ये पता चलता है 2016 से लेकर 2019 के बीच में जो सेडिशन केसेस है वो लगभग 165% बढ़ गए हैं। अब जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है वो इसमें है, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है वो जो भी अपना डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालती है तो वो डेटा कैसे कलेक्ट कर रही है। तो द रिपोर्ट स्पार्क्ड आउटरीच इन द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस रेटिंग को चैलेंज करने की सोची। तो द असेसमेंट ऑफ द EIU हैज़ बीन कॉल्ड फॉल्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ये जो भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो भी डेटा निकाल रही है वो फॉल्स है, बाइस्ड और मिस इन्फॉर्म्ड है। और इंडियन ऑफिशियल्स ने रीच भी किया जो EIU का हेड ऑफिस है लंदन में क्लैरिफिकेशन के लिए, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। तो एल्यूसिडेशन वाज रिपोर्टेडली आस्क्ड रिगार्डिंग द सैम्पल साइज। तो यहाँ पर हमने उनसे पूछा कि सैम्पल साइज क्या ले रहे हो आप, जो भी पूछा, लेकिन उन्होंने ऐसा इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स हैज़ इनफैक्ट इटसेल्फ स्पेल्ड आउट। अब जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का, वो ये बोलता है कि वो 5 पैरामीटर्स पे डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें 5 पैरामीटर्स हैं इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर एंड सिविल लिबर्टीज़। और ये जो भी 5 पैरामीटर्स है उस पर जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो एक्सपर्ट असेसमेंट्स के द्वारा कलेक्ट होता है, पर इन एक्सपर्ट्स के बारे में कोई डिटेल्स नहीं होती। लेकिन ऑथर ने बोला ये जो प्रोसेस है 167 कंट्रीज़ के लिए सेम ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया को सिंगल आउट किया जा रहा है। तो हम इस डिनाइल मोड से हम बाहर आके जिसमें हम जिस पैरामीटर्स में ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं हमें उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो एज द इंडियन गवर्नमेंट्स ऑफर टू सप्लाई डेटा वॉज रिजेक्टेड, जैसे कि हमने डेटा सप्लाई करने से ही मना कर दिया। तो a parallel global democracy index formulated by Indian think tanks is reportedly being considered by government with accurate reports. अब EIU इज़ नॉट अलोन। यहाँ तक कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है उसमें भी हमारी पोजीशन 167 आउट ऑफ 183 कंट्रीज़। इसके अलावा जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है उसमें 4 में से हमें 2 स्कोर मिला है प्रेस फ्रीडम में, और ये स्टेट किया गया जो इंडियन की प्रेस है वो पार्शली फ्री है। तो EIU हैज़ रिपोर्टेडली असर्टेड जो इंसिडेंट्स हुए जैसे कि शटडाउन ऑफ कश्मीर पूरे 2019 में, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए हैं और उस प्रोटेस्ट को ऐसे दबाने की कोशिश की गई। इंडिया हैज़ बिकम सो यूज्ड टू अ साइकोफेंटिक मीडिया कि अब ये टॉलरेट ही नहीं कर सकता। अगर कोई भी इंडिया के अगेंस्ट बोलता है, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है, तो इंडिया उसे टॉलरेट कर ही नहीं पाता है। सैडली नो ED रेड्स और IT सर्वेज आर पॉसिबल अगेंस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑथर का ये कहना है ये जो है ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ ED और IT सर्वेज नहीं करा सकती, वरना वो ये भी करा देती। द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ फेसिंग द रियलिटी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ऑथर ने बोला जो गवर्नमेंट है वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाह रही, और करेक्टिव एक्शन लेने की बजाय क्या कर रही है गवर्नमेंट डिनाइल मोड में चली गई है। तो रिसेंटली क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन डिक्लाइनिंग डेमोक्रेटिक इंडाइसेस। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने ये बोल दिया सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। तो ऑथर ने बोला डिनाइल मोड से हमें बाहर आना पड़ेगा, तभी हम अपने डेमोक्रेसी इंडेक्स को इम्प्रूव कर सकेंगे। आगे हम चलते हैं रीपिंग द अर्ली हार्वेस्ट। तो अभी जो कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने ये बोला जो FTA है तो FTA होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए उससे पहले हम अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट करने से क्या क्या लीगैलिटीज़ में दिक्कत आ सकती है। तो इंडिया विशेज टू फास्ट ट्रैक इट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशंस विद सेवरल कंट्रीज। जो इंडिया है वो कोशिश कर रहा है जो FTA हो सके हमारे सेवरल कंट्रीज़ के, जैसे कि UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और कनाडा जैसे कंट्रीज़ के साथ। अब नेगोशिएशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील हो जाए। तो यहाँ पर हम लिबरलाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील में जो लिबरलाइज किया जाता है वो सिर्फ कुछ गुड्स को किया जाता है, सारे गुड्स को नहीं किया जाता है। तो मैनी कमेंटेटर्स उन्होंने वेलकम किया है इंडिया अपने FTA के बारे में वापस से सोच रहा है, क्योंकि इंडिया पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट हो गया था और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर आ रहा था।
तो दिस रिवर्स द टैरिफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी दैट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव फॉलोड सिंस 1991। तो 1991 के बाद जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए थे, उसके बाद से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो सके कंट्रीज़ के साथ, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारा प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड हो गया था और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दे रहे थे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये कंक्लूड किया जो एफटीएज है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल ही हैं ओवरऑल। लेकिन एफटीए सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं होती। यहाँ पर ऑथर ने बताया जो एफटीएज है वो इंटरनेशनल लॉ को भी फॉलो करते हुए होने चाहिए। जो कंट्रीज़ हैं वो फ्री हैं कि वो एफटीएज में एंटर कर सकें जो भी इनको म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो भी एफटीएज हो ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब इंटरनेशनल लॉ रूल्स कौन कौन से हैं? तो डब्ल्यूटीओ को जो रूल्स हैं, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, तो गैट और डब्ल्यूटीओ के रूल्स को फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ पर एक डब्ल्यूटीओ का रूल है एमएफएन, जिसका मतलब ये होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये है कि सारे कंट्रीज़ को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो एफटीए में तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा क्योंकि आप कुछ कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। लेकिन ऑथर ने बोला जो गैट है उसमें अलाउड है कि आप एफटीए कर सकते हो, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। So in FTA where countries give preferential access to each other's product at the cost of rule other countries is inconsistent with the MFN rule। तो FTA जो है वो तो inconsistent हुए MFN rule के साथ, लेकिन जो countries है वो allowed होते हैं FTA साइन करने के लिए, लेकिन कुछ conditions का उनको ध्यान रखना पड़ता है। उसमें पहली condition ये है is to eliminate custom duties and other trade barriers on substantially all the trade। कि अगर आप FTA कर रहे हो तो सारे ट्रेड प्रोडक्ट्स में आपको कस्टम ड्यूटी कम करनी ही पड़ेगी। लेकिन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट में हम क्या करें, हम सब्सटेंशियली ऑल प्रोडक्ट में नहीं करेंगे, हम कुछ प्रोडक्ट में करेंगे। तो ऑथर ने बोला यहाँ पे लीगैलिटी की दिक्कत आ सकती है। तो ऑल्दो द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियली ऑल द ट्रेड इज नॉट गिवन इन द एग्रीमेंट, इट इज एविडेंट जो FTA है वो हाई प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड को कवर करे। लेकिन जो इंडिया के अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील्स है वो फोकस कर रहे हैं सिर्फ सेलेक्टिव टैरिफ लिबरलाइजेशन में, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। फॉर इंस्टेंस कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल रिसेंटली सेड दैट द अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील विद ऑस्ट्रेलिया वुड कवर हाफ ऑफ द गुड्स ट्रेड। जो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सिर्फ कुछ ही गुड्स कवर होंगे। तो ये जो हम कुछ गुड्स कवर करने की बात कर रहे हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट है सब्सटेंशियली ऑल ट्रेड की, उससे तो ये बहुत ज़्यादा कम है। एनी ट्रेड डील बिटवीन WTO मेंबर कंट्रीज दैट डज नॉट कवर सब्सटेंसिव ट्रेड, अगर कोई भी WTO मेंबर कंट्रीज के बीच में ऐसी ट्रेड डील होती है जिसमें सारे गुड्स कवर नहीं हो रहे हैं, तो लीगल चैलेंज फेस करना पड़ सकता है और WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में भी ये मैटर जा सकता है। However, these early harvest trade deals can be saved from a possible indictment। लेकिन हम अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील जो है हम उनको सेव कर सकते हैं WTO की डिस्प्यूट मैकेनिज्म में जाने से। वो ऐसे सेव कर सकते हैं अगर हम ये प्रूफ कर दें ये जो हमारे अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील्स है वो सिर्फ इंटरिम एग्रीमेंट्स और हम जल्द ही FTA करेंगे। तो अगर हम सिर्फ इन्हें इंटरिम एग्रीमेंट्स दिखा दें और हम जल्दी ही FTA करेंगे, अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें तो ये जो हैं ये लीगैलिटी से सेव हो सकते हैं। तो गेट अलाउज कंट्रीज टू साइन इंटरिम एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, क्योंकि जो गेट है वो अलाउ करता है जो कंट्रीज है वो इंटरिम एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंट्रीज कैन एंटर इनटू इंटरिम एग्रीमेंट, लेकिन उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वो लिमिटेड टाइम पीरियड में जल्द ही वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक नेसेसिटी टेस्ट है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आ जाओगे। तो दस इफ इंडियाज मेजर्स is challenged on the grounds of violating the MFN principle, India will have to show that it will not be able to enter into an FTA without the measure at issue, that is without the early harvest trade deal। तो यहाँ पर इंडिया को प्रूफ करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर खैर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब GST काउंसिल टू टेक अ फ्यूल इंक्लूजन। अब यहाँ पर GST काउंसिल इस बारे में बात करेगी, जो भी नेक्स्ट GST काउंसिल की मीटिंग होगी, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको भी GST के अरीना में लेकर आया जाए, उसके एम्बिट में लेकर आया जाए। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, अभी ये गुड्स और सर्विसेज टैक्स के बाहर होते हैं, तो इनको उनके अंदर लाने की बात की जाएगी। अब रेजोल्यूशन कांट बी ऑल्टर्ड एज इट में क्रिएट टियर ऑफ नेगोशिएशंस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि एक बार कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान, उसके बाद बैकआउट नहीं किया जा सकता है। तो द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन मंडे दैट एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान वंस अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कैन नॉट बी अलाउड टू बी विदड्रॉन और मॉडिफाइड। तो ना ही विदड्रॉ किया जा सकता है ना ही मॉडिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि एक बार कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने कोई भी इंसॉल्वेंसी प्लान को अप्रूव कर दिया है तो उसके बाद ना ही उसको मॉडिफाई किया जा सकता और ना ही उसको विदड्रॉ किया जाता है। अगर विदड्रॉ करने की अपील है तो इन इट्स जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये बात बोली है, जो विदड्रॉल का प्रोसेस होगा IBC से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट से, तो वो प्रोसीजर फॉलो करके होगा, जो कि सेक्शन 12 में प्रोसीजर लिखा हुआ है। उसमें ये है कि कोई भी विदड्रॉल और मॉडिफिकेशन होगा रेजोल्यूशन प्लान में तो वो बिहेस्ट पे होगा ऑफ द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट।
तो अगर सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट चाहेगा तभी रिजोल्यूशन प्लान विड्रॉ या मॉडिफाई हो सकता है, एक बार अगर वो सबमिट हो चुका है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एक बार कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद ना विड्रॉ हो सकता है और ना ही मॉडिफाई हो सकता है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।